व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था वो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस क्लास में हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार एनसीईआरटी या बुक रीडिंग कर ली होगी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं आगे के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितने ध्यान से लेना पड़ता है। तो एक क्रक्स, एक कंक्लूजन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि फाइनेंस मैनेजर प्रेफर अ प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रेफर करेगा विच ब्रिंग रेगुलर कैश फ्लो, जिससे अच्छा कैश फ्लो आए, हाई आरओआई, जिससे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, एंड विच फुलफिल ऑल द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, और जो सारे के सारे क्राइटेरियाज को भी फुलफिल्ड कर दे। राइट, उसके साथ साथ रिस्क का भी ध्यान रखना है। इट शुड नॉट बी वेरी हाई और इट शुड नॉट बी वेरी लेस, यू शुड टेक मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा डिसीजन आ रहा है फाइनेंसिंग डिसीजन। हम लोग अपने चार्ट पे चलते हैं। हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब है ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आएगा कहां से, मैं पैसा किस सोर्स से रेज करूं, क्या मैं शेयर्स इशू करूं यानी ओनर्स फंड्स, क्या मैं अपनी पुरानी सेविंग्स यूज करूं यानी ओनर्स फंड्स, या फिर मैं बोरो करूं, बैंक से लोन लूं, या फिर किसी और फ्रेंड से लोन लूं, या फिर मैं पब्लिक से डिवेंचर इशू करके लोन लूं यानी बोरोड फंड्स। अब दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो एक फाइनेंस मैनेजर को बेटा जी बहुत ध्यान से ये एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि वो इक्विटी में जाए या वो डेट में जाए। आओ जरा देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। देखो, फाइनेंशियल डिसीजन, द डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस। क्वांटम का मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, किस सोर्स से, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से, डेट से, इक्विटी से, कहां से कितना कितना आना चाहिए, ये बच्चों हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। अब देखो, डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज अ कंसर्न। मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, तीन चीजें। बोरोड फंड्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर डिबेंचर है, बैंक लोन है, लोन फ्रॉम फ्रेंड है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कर्जा लेने के, वो सारी चीजें बोरोड फंड्स में आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सावधान इंडिया मार्क कर लेना। पिछला वाला जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कराया था उसका मेमोरी टेक्निक है बच्चों क्राई। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, अरे रुक जाओ भैया, आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो मेमोरी टेक्निक है वो है क्राई, CRRI। सी का मतलब कैश फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आर का मतलब रिस्क कितना है, आर का मतलब रिटर्न कितना आएगा, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो पिछले वाले का जो मेमोरी टेक्निक है वो है क्राई। इसका क्या मेमोरी टेक्निक है फाइनेंसिंग डिसीजन का। फाइनेंसिंग डिसीजन का मेमोरी टेक्निक है बच्चों C3F2RS। कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगता है लेकिन आप बड़े आसानी से याद कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट का क्राई, इसका C3F2RS। सर C3 का मतलब 3 C है, कॉस्ट, कैश फ्लो, कंट्रोल। कॉस्ट, कैश फ्लो और कंट्रोल। 2 F है, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, R और S। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, C3F2RS। अब देखो, अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं बेटा जी कि कितना पैसा ऑनर्स फंड से लें यानी शेयर्स वगैरह से लें या अपना पैसा लगाएं, कितना पैसा बोरो करूं, लोन लूं, डिबेंचर इशू करूं, कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है कॉस्ट। आप चेक करो कि ये सब करने में कितना खर्चा आ रहा है। शेयर इशू कर रहा हूं तो कितना खर्चा आ रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो कितना खर्चा आ रहा है, बैंक से लोन ले रहा हूं तो बैंक कितने चार्जेस ले रहा है, कितना पेपर वर्क लग रहा है, कितनी फॉर्मेलिटीज है, पैसा कितना लग रहा है मेरा। तो कभी भी मुझे ये देखना है बेटा जी कि मैं पैसा किस सोर्स से फंड करूं, किस सोर्स से रेज करूं। तो सबसे पहला फैक्टर जो कंसिडर करो वो है कॉस्ट, कितने रुपया लगेगा, क्योंकि वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर डिफरेंट। फाइनेंस मैनेजर हमेशा प्रेफर करेगा वो सोर्स
जिसमें मिनिमम कॉस्ट आ रहा होगा, कम से कम खर्चा आ रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखनी है, रिस्क। मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है। अब देखो कुछ लोग कर्जा बहुत आसानी से लेते हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर्जा चुका देंगे, और बाद में वो और कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं भी चुका पाते। कुछ लोग चुका देते हैं आसानी से, कुछ लोग लेते ही नहीं है, डरते हैं। अब हमारे घर के बड़े हमेशा क्या बोलते हैं, बेटा कुछ भी करना कर्जा मत लेना। मेरे पापा ने छोटे होते ही मुझे ये बात सिखाई थी कि बेटा कर्जा मत लेना। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने फाइनेंस को समझा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि डेट इज समथिंग जो आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता है। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उसको पे करने की। तो हमने उस चीज को और अच्छे से समझा, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। तो एक फाइनेंस मैनेजर को यह चीज पता होती है कि डेट इज मोर रिस्की, क्योंकि अगर नहीं चुका पाए तो कपड़े बिक जाएंगे। इक्विटी इज लेस रिस्की, बट फिर कई बार ऐसा होता है कि डेट में कॉस्ट कम है, तो वो बहुत ध्यान से डिसीजन मेकिंग करता है। तो देखो क्या लिखा है, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कंपेयर टू ऑनर्स फंड्स। ऑनर्स फंड्स कम रिस्की होते हैं, बोरोड फंड ज्यादा रिस्की होते हैं। तो आपको अपनी कैलकुलेशंस लगानी है और वो चीज देखनी है जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल हो। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों कैश फ्लो पोजीशन। अब यहां पे कैश फ्लो पोजीशन आपकी खुद की कैश फ्लो पोजीशन की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि आपके पास कैश है या नहीं है। अगर आपके पास बच्चों जी अच्छा कैश अवेलेबल है, इफ यू हैव गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ कैश, तो आप आसानी से इंटरेस्ट वगैरह चुका सकते हो, तो आप डेट में जा सकते हो। क्योंकि डेट में रिस्क तो होता है लेकिन कॉस्ट कम होता है, डेट का खर्चा कम आता है। डेट पे शेयर्स वगैरह पे खर्चा ज्यादा आता है ना। तो अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है तो आप डेट की तरफ देख सकते हो। डेट आपका एक बहुत कम पैसा खर्च करवाता है। और अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो फिर भैया बिल्कुल भी डेट की तरफ मत देखना, फंस जाओगे। तो देखो लिखा हुआ है, with smooth and steady cash flow companies can easily afford borrowed funds। लेकिन जब कंपनीज के पास शॉर्टेज होती है तो फिर उनको ओनर्स फंड्स के लिए जाना चाहिए, डेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं चुका पाओगे तो कपड़े बिक जाएंगे भैया, है ना। तो सबसे पहले कॉस्ट चेक करो, रिस्क चेक करो, कैश फ्लो चेक करो, उसके बाद चेक करो बच्चों कंट्रोल। देखो एक बात बताओ, इसका आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एज्यूम करता हूं कि चिंटू, चिंटी और मेरी, हम तीन लोगों की एक कंपनी है, हमने अपना अपना पैसा लगाया हुआ है, राइट। सारे डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, सही है। अब हमने बैंक से लोन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से लोन ले लिया, पैसे की जरूरत थी, बैंक से लोन लिया, बैंक ने दे भी दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो कल से बैंक मेरे बिजनेस पे आके थोड़ी ना बैठेगा, या बैंक मुझे ये थोड़ी ना बोलेगा कि भैया कल से हम तुम्हारे धंधे में बैठेंगे, हम तुम्हारी डिसीजन मेकिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लोन लेने से मेरा कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बिजनेस पे पहले भी मेरा फुल कंट्रोल था, मेरे बिजनेस पे आज भी मेरा फुल कंट्रोल है। मेरा कंट्रोल हल्का सा भी डाइल्यूट नहीं हुआ। डाइल्यूट का मतलब कम नहीं हुआ, राइट। वहीं पे अगर मैं किसी इन्वेस्टर से पैसा रेज करता हूं, शार्क टैंक देखा ना, शार्क टैंक में लोग आते हैं, अपनी कंपनी का इतना % इक्विटी देंगे आपको। सर 2 लाख रुपए मेरे बिजनेस में लगाओ, मैं अपने बिजनेस का 10% दूंगा। 10% का मतलब समझते हो। अब वो इंसान आपके बिजनेस का 10% मालिक हो गया। अगर आपने 1 करोड़ कमाए तो 10 लाख उसके, आपने 10 लाख कमाए तो 1 लाख उसके, 10% का मालिक वो है। इसका मतलब बच्चों, आप जब भी शेयर इशू करते हो, शेयर का मतलब ही हिस्सा है। शेयर को अगर आप हिंदी में जानोगे तो शेयर मींस पार्ट, हिस्सा। आपने अपने एक बिजनेस का पार्ट उसको दे दिया तो वो भी मालिक बन गया। मालिक बन गया तो डिसीजन तो वो भी लेगा, कंट्रोल तो उसका भी रहेगा। अब सपोज मैं, चिंटू और चिंटी 3 लोग पहले डिसीजन लेते थे, हमने 3 लोगों से इन्वेस्टमेंट और ले ली, 3 लोगों से शेयर्स और इन्वेस्ट करा लिया शेयर होल्डर्स फंड के फॉर्म में। अब 6 लोग मालिक हो गए। अब मुझे बताओ कि आप डिसीजन मेकिंग 6 लोग मिलकर करेंगे? पहले तो हम 3 ही करते थे, हमारा कंट्रोल था, अब 6 हो गए। तो क्या हमारा कंट्रोल कहीं ना कहीं कम हुआ या नहीं हुआ? हो सकता है वो 3 लोग एग्री ना करें हमारी बात पे, तो प्रॉब्लम आएगी डिसीजन मेकिंग करने में। तो अगर आप अपना कंट्रोल नहीं बांटना चाहते, आप चाहते हो डिसीजन आप ही का रहे, बिजनेस आप ही का रहे, सब आप खुद करो, डिबेंचर में जाओ, बैंक लोन में जाओ, डेट में जाओ, बोरोड फंड्स में जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारा रिस्क एपिटाइट नहीं है, हमें रिस्क नहीं लेना, हमें तो इक्विटी ही चलेगा, ऑनर्स फंड्स ही चलेगा, तो भैया गेट रेडी कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वॉन्ट टू रिटेन द कंट्रोल, अगर वो कंट्रोल रिटेन करना चाहते हैं तो फिर वो बोरोड फंड्स में जाते हैं।
ठीक है, इक्विटी में नहीं जाते। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बच्चों? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बाबू कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू, ये फालतू पॉइंट बनाया हुआ है, जब यहाँ पे कॉस्ट आ गया था तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है बना दिया तो बना दिया। यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है बेटा जी कि कितना खर्चा आ रहा है शेयर को, डिबेंचर को इशू करने में। तो आप जब भी शेयर्स या डिबेंचर्स से पैसा रेज करने लगो तो ये भी कंसिडर करो कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आ रहा है। वो सोर्स में जाओ जिसमें सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट हो। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्स इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे ब्रोकर का कितना कमीशन, अंडरराइटर की कितनी फीस, एक्सपेंस कितने आएंगे प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवाने में। अब ब्रोकर कौन है? जो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कराएगा। अंडरराइटर कौन है? जो आपके शेयर्स को बिकवाएगा, जो बिकवाने में हेल्प करेगा, वो भी कमीशन लेता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब सारा पेपर वर्क, जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो तो आपको उसका प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसमें उसके बारे में डिटेल होती है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो पहले उसके बारे में जानोगे ना, प्रोस्पेक्टस तो चाहिए, वो छपवाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब खर्चे को हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू। तो फर्म वो सिक्योरिटी प्रेफर करेगी जिसमें कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट आए, लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब आपकी फिक्स्ड खर्चे ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जैसे आप ऑलरेडी रेंट देते हो फिक्स्ड, जैसे आप बहुत सारा इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रहे हो, या इस तरीके के कोई फिक्स्ड खर्चे आपके ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो अगर आपके पास पहले से कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट चल रहे हैं तो आपको नए चीज़ों में नहीं जाना, आपको न्यू थिंग्स में नहीं जाना, आपको नए खर्चों में नहीं जाना, आपको और फिक्स्ड खर्चे नहीं बढ़ाने। यानी कि कर्जा मत लो। कर्जे का मतलब एक और फिक्स्ड खर्चा बढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो। तो अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, ऑलरेडी आपके पास कुछ फिक्स्ड खर्चे हैं, तो और फिक्स्ड खर्चों की तरफ मत जाओ यार, उलझ जाओगे। ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी उसके पास पहले से ही बहुत सारे फिक्स्ड खर्चे हैं, तो इक्विटी में जाओ, ओनर्स फंड्स में जाओ, क्योंकि वहां पे आपका कोई रिस्क नहीं है। प्रॉफिट होगा तो ही आपको डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई फिक्स्ड आपको पैसा नहीं देना वहां पे। समझे क्या? नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। मार्केट कैसा है? कैपिटल मार्केट का मतलब बच्चों शेयर मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे। मार्केट में क्या सिचुएशन है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूं। ठीक है, देखो बच्चों मार्केट कैसा होता है। मार्केट में ना कुछ ऐसा बिहेवियर होता है मार्केट का, देखो ऐसा बिहेवियर होता है, इसको हम बोलते हैं बूम, इसको हम बोलते हैं रिसेशन, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं रिकवरी, इसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, कभी कभी ना बूम चल रहा होता है। बूम का मतलब होता है कि हर चीज बढ़ रही है, हर शेयर बढ़ रहा है, आप कोई भी शेयर खरीद लो आपको प्रॉफिट हो रहा है, हर शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में अच्छा पैसा आ रहा है ना। तो जब बूम का टाइम होता है ना बच्चों, तो सबके प्रॉफिट्स बन रहे होते हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू बढ़ रही होती है। मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा 12 का हो गया, 12 का खरीदा 15 का हो गया, 15 का खरीदा 16 का हो गया। तो मार्केट्स जब बूम पे होती है ना बाबू, तो उस टाइम पे हर इंसान शेयर खरीदना चाहता है, तो कंपनी को शेयर इशू करना चाहिए। और जब मार्केट डिप्रेशन पे होती है, जब मार्केट गिर रही होती है, जब सब कुछ नीचे आ रहा होता है, तो हर शेयर का वैल्यू गिर रहा होता है। यानी 10 रुपए का शेयर खरीदा 8 का हो गया, 9 का हो गया, 7 का हो गया, आपका वैल्यू कम होता चला जाएगा शेयर का। तो अगर कभी भी ऐसा फेज चल रहा है जहां मार्केट में डिप्रेशन है, तो वहां पे शेयर कोई नहीं खरीदना चाहता, तो वहां पे कंपनी को डिबेंचर इशू करना चाहिए या बोरोड फंड में जाना चाहिए, क्योंकि शेयर कोई खरीदेगा नहीं ना भाई। कौन चाहेगा कि मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूं और वो पैसा डूब जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। तो अगर मार्केट बूम पे है, बूम का मतलब मार्केट्स ऊपर चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बढ़ रही हैं मार्केट्स में पैसा बढ़ रहा है, तो एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। हर इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है, एवरीवन वांट्स कि उसका पैसा बढ़े। लेकिन अगर मार्केट्स गिर रही हैं बेटा जी, कोई नहीं चाहता कि उसका पैसा गिरे, तो हर इंसान किस में जाता है? डेट सिक्योरिटीज में जाता है। तो ध्यान रखना, बूम जैसा फेज है तो यू शुड गो फॉर इक्विटी, डिप्रेशन है, रिसेशन चल रहा है, तो यू शुड गो फॉर डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, देखो ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स। बूम में इक्विटी शेयर्स बेचने आसान होते हैं क्योंकि लोग रिस्क लेना चाहते हैं। वहीं पे ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड्स ज्यादा डिमांड डेट सिक्योरिटीज की होती है, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो C3F2RS क्लियर है बच्चों जी?
अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग तीसरा डिसीजन, जो कि होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ लिया हमने, पूरा समझ लिया, फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ लिया हमने, पूरा समझ लिया। तीसरा और आखिरी डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में मैंने आपको क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होना है, प्रॉफिट को किस तरीके से हमें बांट के चलना है। तो सर प्रॉफिट को कैसे बांट के चलेंगे? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात होती है कि फर्म ने पैसा अरेंज करा, अरेंज करने के बाद बिजनेस करा, इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करने के बाद अब जब प्रॉफिट हुआ तो क्या हम सारा मालिक लोगों में बांट दें, यानी शेयर होल्डर्स में बांट दें, या फिर कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए बचाएं? ये भी बहुत ध्यान से सोचने वाली चीज है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स। अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। समझे? चलो सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में क्या आ जाता है बच्चों? हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट इजी हैं सारे के सारे फैक्टर्स। नंबर 1 सबसे पहला फैक्टर आ रहा है बच्चों अर्निंग्स। अर्निंग का क्या मतलब है कि भैया अगर कोई फर्म डिविडेंड देगी तो अर्निंग में से ही देगी ना। तो अगर अर्निंग ज्यादा है तो हम डिविडेंड भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अर्निंग कम है तो डिविडेंड भी कम दिया जाएगा। वेरी सिंपल, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग्स। इफ देयर आर मोर अर्निंग्स then company declare high rate of dividend, whereas during a low earning period rate of dividend is low. नंबर 2 लिखा है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब होता है बच्चों कुछ कंपनीज जो पुरानी होती हैं, जो इस्टेब्लिश्ड होती हैं, जिनका नाम होता है, धंधा बढ़िया करते हैं, वो स्टेबल डिविडेंड देते हैं, उनको अर्निंग से फर्क ही नहीं पड़ता। सीधी सी बात है यार, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे होते हैं, वो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। लेकिन जो कंपनीज ऐसी कंपनीज नहीं है जिनकी अर्निंग स्टेबल है तो वो रेगुलर डिविडेंड नहीं दे पाती। क्या लिखा है? कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग्स प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयरएज जिनकी अनस्टेबल अर्निंग्स होती है वो लो डिविडेंड देती हैं। कैश फ्लो पोजीशन, वेरी सिंपल बच्चों, अगर आपके पास अच्छा कैश फ्लो होगा तो आप डिविडेंड भी ज्यादा दे पाओगे, अगर आपके पास अच्छा कैश फ्लो नहीं होगा तो आप डिविडेंड भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि डिविडेंड देने के लिए कैश होना जरूरी है, होगा तभी तो दोगे। तो क्या लिखा है? Paying dividend means outflow of cash. Companies declare a high rate of dividend only when they have a surplus cash. Next आता है बच्चों जी growth opportunities. सर growth opportunities का क्या मतलब है? अगर किसी कंपनी के पास अच्छी growth opportunity है, यानी कि कंपनी को दिख रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है, फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, फ्यूचर में देयर विल बी मल्टीपल चांसेस कि हम काफी सारे बिजनेस में पैसा कमा पाएंगे, तो आपको पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आई और आपके पास पैसा ना हुआ, क्या करोगे भाई? अपॉर्चुनिटी आई तो फटाफट पैसा इन्वेस्ट कर पाए, तो पैसा होना चाहिए। तो अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आज डिविडेंड मत लो, सेव कर लो, डिविडेंड नहीं बांटो। डिविडेंड बांटोगे तो दिक्कत है, क्योंकि पैसा सारा बांट दोगे तो जब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी तो कैसे लगाओगे। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही तो शेयर होल्डर को खुश करो यार, डिविडेंड बांटो। क्या लिखा है? इफ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान्स तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और अगर कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं तो फिर सेव करो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब होता है बच्चों? जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जनरली स्टेबल डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, यानी कि अगर उनकी अर्निंग बढ़ भी रही है ना, तब भी वो ये मेक श्योर करती है कि डिविडेंड में स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत जल्दी से हम ऊपर नीचे ना करें। ऐसा नहीं है कि एक साल बहुत बम्पर प्रॉफिट होगा तो आपने डिविडेंड एकदम से बढ़ा दिया, अगले साल शेयर होल्डर का फिर होप भी बढ़ जाती है और वो फिर इसी तरीके से चीजें नहीं हो पाती अगले साल। तो आप ये मेक श्योर करो कि ठीक है, आप स्टेबिलिटी बना के रखो कि इतना डिविडेंड कंपनी दे ही रही है। प्रॉफिट्स ठीक है ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती हैं, एक स्टेबल डिविडेंड बांटती रहती हैं। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों जी? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, शेयर होल्डर से ही पूछ लो ना डिविडेंड चाहिए या नहीं चाहिए। अब देखो, अगर मेरे जैसा शेयर होल्डर है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी अर्निंग्स करूंगा, उसमें से मैं पैसा स्पेंड करूंगा, स्पेंड करने के बाद मैं सेव करूंगा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैंने वो पैसा अपना खर्चा करने के बाद इन्वेस्ट किया है, मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी को बोलूंगा यार मेरे को डिविडेंड नहीं चाहिए, आप मेरे डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर दो।
आपको जो प्रॉफिट बन रहा है वो मेरा प्रॉफिट है, आप उसको भी री इन्वेस्ट करो ना, ग्रोथ में लगाओ, मेरा पैसा और बढ़ेगा, मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनकी जॉब्स अब हो चुकी हैं, वो रिटायरमेंट एज में है, वो तो डिविडेंड से ही अपना घर चला रहे हैं। जिनको ऐसा लगता है कि फिक्स डिविडेंड आता है तो रोटी अच्छी चलती है, खर्चा होता है, तो ऐसे लोग जो कि बेसिकली डिविडेंड से घर चला रहे हैं, उनको तो रेगुलर डिविडेंड चाहिए। तो आप चेक करो कि आपके शेयर होल्डर कैसे हैं, क्या आपके शेयर होल्डर रिटायर्ड, मिडिल क्लास या डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड है। अगर ऐसे हैं तो डिविडेंड दो। अगर यंग वेल्दी शेयर होल्डर्स हैं या जिनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, ऐसे शेयर होल्डर हैं, तो डिविडेंड ना देके री इन्वेस्ट कर लो या सेव कर लो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। देखो लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स इट विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड एंड लेस रिटेन्ड अर्निंग्स। वहीं पे अगर एक कंपनी के लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वेल्दी शेयर होल्डर है तो फिर उसको रिटेन कर सकता है वो। नेक्स्ट आता है बच्चों टैक्सेशन पॉलिसी। अब बेटा कई बार ना कंपनीज को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, जितना कम डिविडेंड देंगे उतना कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो जनरली कंपनीज देखती हैं क्या टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है क्या, अगर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है तो डिविडेंड कम देते हैं, नहीं तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा ना, कंपनी टैक्स भी सेव करने की कोशिश करती है। वहीं पे अगर टैक्स का रेट लो है तो बोलती है ठीक है यार शेयर होल्डर को खुश करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा है, इफ द टैक्स रेट इज हाइयर तो कंपनी कम पे करती है डिविडेंड, वहीं पे अगर टैक्स रेट लो है तो ज्यादा पे करती है। इसके बाद आता है बच्चों एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस का मतलब होता है रीच, एक्सेस का मतलब क्या है, रीच, और कैपिटल मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कल कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं क्विकली शेयर मार्केट से पैसा उठा के, यानी नए शेयर इशू करके या नए डिबेंचर इशू करके या किसी भी तरीके से पैसा फटाफट अरेंज कर लूंगा, तो मैं सेविंग करके क्या करूंगा, आज बांट देता हूं डिविडेंड, क्या दिक्कत है, मेरी अच्छी जान पहचान है, मेरी अच्छी रीच है, मेरी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी हम क्विकली फंड रेज कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ऐसी कंपनीज जिनकी कैपिटल मार्केट में यानी शेयर मार्केट में रीच अच्छी होती है वो लोग डिविडेंड बांटते रहते हैं, सेविंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसकी रीच अच्छी नहीं है, यू हैव लिमिटेड एक्सेस टू शेयर मार्केट या यू हैव नो एक्सेस टू शेयर मार्केट, उस सिनेरियो में बच्चों आप नॉर्मली क्या करते हो, उस सिनेरियो में आप सेविंग करके रखते हो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ कैपिटल मार्केट कैन बी इजीली एक्सेस्ड और अप्रोच्ड एंड देयर इज इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटीज देन कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड। ठीक है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या है बच्चों और कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस क्या है। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, ये दिमाग में रखना। अब ये दोनों पॉइंट बहुत सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है, देखो दो तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं डिविडेंड देने में। सर कौन से दो, एक लीगल और एक कॉन्ट्रैक्चुअल। सबसे पहले लीगल समझो। लीगल क्या है कि लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है कि डिविडेंड तो सबसे बाद में दिया जाएगा, पहले अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है वो चुकाओ, कोई आपका क्रेडिटर है किसी का पैसा देना है वो दो, अगर आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट दो, तो सबसे लास्ट में डिविडेंड दिया जाएगा। तो डिविडेंड देने में भी कैसा रेस्ट्रिक्शन है, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कि लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज की पहले पेमेंट होगी, बाद में ऑनर को पैसा मिलेगा। भाई बाहर वालों के पैसा तो पहले देना है ना, तो ये सबसे पहला लीगल रेस्ट्रिक्शन है। देखो क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट हैज डिफाइंड सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनीज एक्ट के साथ साथ और भी कुछ ऐसे लीगल इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो बोलते हैं कि भैया पहले ये पेमेंट होगा बाद में डिविडेंड होगा। तो जब डिविडेंड बांटना है उससे पहले लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स चेक करो। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब ये वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आपको रोक रहे हैं डिविडेंड देने से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, अब उस एग्रीमेंट में लिखा है कि डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, पहले रेंट पे होगा। तो अब जब मेरे पास प्रॉफिट आया तो मुझे सबसे पहले रेंट पे करना है। वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे रोक रहा है कि मैं डिविडेंड नहीं बांट सकता। क्यों नहीं बांट सकता, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शन। देखो क्या लिखा है, व्हेन कंपनीज टेक लॉन्ग टर्म लोन्स, जब कंपनीज लॉन्ग टर्म लोन्स देती हैं तो फाइनेंसियर जो है, अब देखो जैसे मैंने रेंट का एग्जांपल लिया वैसे इसने लोन का एग्जांपल लिया हुआ है कि आपने लोन लिया तो जो फाइनेंसियर है जिसने पैसा दिया वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि भैया आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, पहले आप मेरा लोन चुकाओगे तभी आप डिविडेंड दे पाओगे। ठीक है, तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो लॉ ने बोला, कॉन्ट्रैक्चुअल जो आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट्स करे लोगों से। उसके बाद बेटा स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब होता है कि आप अगर डिविडेंड दोगे
तो उससे आपकी कंपनी की इमेज अच्छी बिल्ड होगी, उससे आपकी कंपनी की वैल्यू बनेगी। तो अगर आप डिविडेंड रेगुलरली देते हो बेटा, इफ यू रेगुलरली गिव डिविडेंड्स, तो स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी की वैल्यू बिल्ड होती है, रेपुटेशन बिल्ड होती है, अच्छी इमेज बनती है। वहीं पे अगर आप रेगुलर डिविडेंड नहीं देते तो फिर आपकी इमेज थोड़ी सी डामाडोल भी हो जाती है, इसलिए रेगुलर डिविडेंड देना चाहिए। तो क्या लिखा है, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज अ गुड न्यूज, whereas decrease in dividend may have negative impact. So possible impact of dividend also affects the share price. इसीलिए बहुत ध्यान से देख के डिविडेंड देना चाहिए। तो डिविडेंड से रिलेटेड काफी सारे फैक्टर्स हमने पढ़े, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कैश फ्लो, ग्रोथ, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स सारे मैंने आपको पढ़ाए, और इसी के साथ बच्चों हमारे सारे डिसीजंस भी समाप्त हो जाते हैं। अब आज मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो जो टॉपिक कराए हैं ना, कल शाम को 6 बजे से पहले इन्हें याद कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग अभी याद कर लोगे ना तो आप हर चीज से बचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्दर बर्डन नहीं आएगा। अगले 5 दिन में इतनी सारी चीजें हमें कर लेनी है, हमारा पार्ट भी तैयार। तो सिर्फ 3 ही टॉपिक कराए हैं देखो मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका रोल, इंपॉर्टेंस और 3 डिसीजंस। तीनों डिसीजन अच्छे तरीके से लिख लिख के आज याद कर लेना कल शाम से पहले। कल ये चैप्टर के बचे हुए टॉपिक करेंगे और फाइनेंशियल मार्केट्स भी शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो। बाय बाय।